हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एकदम से लास्ट वाले लेक्चर में। यस, बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा कुछ कुछ है क्वेश्चंस जो करा दीजिए, तो मैंने एक लेक्चर ले लिया, लेक्चर नंबर 21 बचवा लोग एंड बचवी लोग के डिमांड पे। इसमें एक चीज मुझे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क के बाद जो ऑसिलेशन होता है मुझे कराना था, लेकिन कुछ और भी चीज थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले तो मैं भैया कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने कल दिया था, और कुछ पुराने क्वेश्चंस थे वो ग्राफ बनाने वाले हैं, वो भी बच्चों ने बोला था तो वो भी करा देता हूं। आज एकदम पूरा मजे में इसे कंप्लीट करेंगे। आ जाइए दोस्तों फटाफट से। तो ये क्वेश्चन था, अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिंग ऑफ रेडियस आर। ये मान लेते हैं रेडियस आर का एक रिंग है। ओके, अब देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये रिंग है, ओके, और इसका रेडियस आर है, तो जरा समझने की कोशिश करो। ये इसके सेंटर से ये चीज पास हो रहा है और इसके सेंटर से ये पास हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका रेडियस ये है और इसका भी रेडियस ये है। सही बात है। सेंटर से पेरिफेरी जो होता है वो रेडियस होता है। सेंटर से जो पेरिफेरी होता है वो रेडियस होता है। सेंटर से जो पेरिफेरी होता है वो रेडियस होता है। सेंटर से जो पेरिफेरी होता है वो रेडियस होता है। अरे वाह, ये मजेदार काम हुआ है। जरा देखेंगे पहले, दोनों का सेंटर टू सेंटर होने के चक्कर में क्या हुआ। ये जो है ये चीज, ये इसका रेडियस है मेरे दोस्त, और ये इसका रेडियस है मेरे दोस्त। किसका? स्फेयर का। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं तगड़ा गेम करने वाला हूं अभी, मजा आ जाएगा, मजा। ओके सर, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखो, अ स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस आर। अब भैया इस क्वेश्चन वालों ने तुम्हें क्लियर बोल दिया कि इसका रेडियस भी आर है और ये भी रेडियस आर है, तो ये भी आर है, यानी कि ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल। ये कैसा होगा? इक्विलेटरल। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60। ठीक, तो ये जो टोटल एंगल जो यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस स्फीयर के अंदर में इस रिंग का, वो कितना है? 120 डिग्री। ये है रिंग, ये है रिंग मेरे दोस्त, और ये है स्फीयर मेरे दोस्त। अच्छा सर, बोल क्या रहा है क्वेश्चन वाला? इज कंस्ट्रक्टेड विद सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ये तो समझ में आ गया था। बोल रहा था फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्फीयर। तो मुझे निकालना है इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मैं इस स्फीयर पे गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, देखो ध्यान से। इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है बताओ मुझे। जितना चार्ज, ये जो रिंग वाला पार्ट जो है ये वाला, जितना चार्ज इस पार्ट में होगा उतना ही चार्ज है ये वाला पार्ट में। इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इस रिंग पे कितना है? क्यू चार्ज है। तो ये टोटल एंगल रिंग का कितना बनता है? 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री में टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो 1 डिग्री में कितना होगा? क्यू बाय 360 डिग्री। और ये कितना एंगल बनाया बताओ मुझे? 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है मेरे भाई? 120 डिग्री। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? कैसे सर? क्योंकि ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 120। 120 डिग्री का पार्ट में कितना हो जाएगा देखो, क्यू बाय 360 इंटू 120 डिग्री। तो ये खपाच खपाच हो गया 3 टाइम्स में। यानी कि इस स्फीयर में जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये वाला, वो कितना है बताना। तो ये कितना चार्ज है? क्यू बाय 3। तो स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा बताओ मुझे? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू द स्फीयर Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड कितना है? Q बाय 3। तो आंसर क्या होगा? Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज था, मैंने बता भी दिया था तुम लोगों को कल कि Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आएगा। लेकिन मजा तो अब आएगा जब इस बार ये दोनों स्फीयर है। ये स्फीयर है, रिंग नहीं है, और ये भी स्फीयर है। ये तो स्फीयर पिछले बार भी था, लेकिन इस बार ये स्फीयर है। अच्छा, और दोनों का रेडियस आर आर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। दोनों का रेडियस जो है वो क्या है? आर है। रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर इज आर। ये भी आर है और ये भी आर है।
ओके, बहुत मजेदार सर। अब क्वेश्चन है फ्लक्स कितना होगा। तो अब ये क्या है जानते हो, ये इस तरीके से स्फीयर है, इस तरीके से। अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में एक और स्फीयर घुसा हुआ है। इसके सेंटर से जो दूसरा स्फीयर जाएगा वो कुछ इतना पार्ट अपने अंदर रखा हुआ है, इस तरीके का पार्ट रखा हुआ होगा, बोलो, जो 120 डिग्री का एंगल ऐसे बना के बैठा होगा। 120 डिग्री के एंगल को ऐसे घुमा दो, यहां का जो गुब्बारा होगा ना, इसे 120 डिग्री वाला वही मिलेगा, बोलो हाँ है ना। 120 डिग्री वाला पार्ट जो यहाँ पे होगा वही मिलेगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ का 120 डिग्री वाला पार्ट। हाँ सर, ये चार्ज कैसे निकालेंगे? याद करो उस दिन को जब मैंने तुम्हें बताया था सॉलिड एंगल। ये जो इसको चिपका दोगे तो ये प्लेन एंगल है, हाफ प्लेन एंगल 60 डिग्री का है, बोलो हाँ है ना। ये टोटल प्लेन एंगल 120 डिग्री का है, इसका हाफ प्लेन एंगल 60 डिग्री है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसा है, स्फेरिकल पार्ट है, देखो। तो ये ऐसे जो फ्लक्स पास होगा इससे, वो इस तरीके के सरफेस पे कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, हमें पता है यहां पे अगर मैं टोटल सॉलिड एंगल की बात करूं इस स्फीयर के ऊपर चलते, कितना बनेगा? 4 पाई। तो ये जो है ये 4 पाई के सॉलिड स्फीयर पे, सॉल्यूशन देखो बड़ा मजेदार बता रहा हूं। 4 पाई के सॉलिड स्फीयर पे इस बार चार्ज क्यों? ये स्फीयर पूरा का पूरा कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा? 4 पाई का। तो 4 पाई पे टोटल चार्ज है क्यों? मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, ये कौन जो बनता है कोऑर्डिनेट वाला, ये सॉलिड एंगल ही तो बन रहा है यहां पे। ये कितने का सॉलिड एंगल होगा ये बता दो सर। ये वाला 120 डिग्री वाला, 120 डिग्री वाला, ऐसे ऐसे ये वाला, ये सॉलिड एंगल अगर हमें पता चल जाएगा तब हम इजी वे में निकाल पाएंगे। पहले सॉलिड एंगल निकालते हैं। तो अब देखो यूनिट सॉलिड एंगल पे, 4 पाई के सॉलिड एंगल पे कितना हो जाएगा? Q। यूनिट सॉलिड एंगल पे कितना होगा? Q बाय 4 पाई। अब पहले ये निकालते हैं ये सॉलिड एंगल कितना होगा। तो मैंने कल बताया था रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल, हाफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज हाफ प्लेन एंगल। बार बार बोला था मैंने, ये होता है हाफ प्लेन एंगल। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर। तो ये यहां पे कितना है? 60 डिग्री। लिखोगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 कितना गया? 1/2। तो ये कितना हो गया? पाई। यानी कि हमें कितना पता चल गया, देखो ध्यान से, ये पाई का सॉलिड एंगल बना। तो पाई का जो सॉलिड एंगल है इसमें कितना हो जाएगा? हो जाएगा Q बाय 4 पाई इंटू पाई। क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां का जो सॉलिड एंगल है वो पाई का है, 4 पाई में से पाई है। देखो सॉलिड एंगल का खेल कितना जबरदस्त हुआ। अच्छा, तो ये Q बाय 4 का चार्ज इसके ऊपर है। अब तुम लगा सकते हो गॉस लॉ और बड़ा प्यार से बना सकते हो। कितनों को ये क्वेश्चन एकदम धमाकेदार लगा, एकदम मजेदार। इससे अगर तुम निकालोगे फ्लक्स तो इसमें चार्ज इंक्लोज कितना है? देखो स्फीयर होने के चक्कर में ये चार्ज जो है Q बाय 4 हो चुका था, लेकिन रिंग के चक्कर में ये चार्ज Q बाय 3 ही था। ये प्लेन एंगल से ही खेल हो गया था। बोलो मजा आया क्या? तो यहां पे फ्लक्स थ्रू द स्फीयर जो होगा वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो आंसर होता है ये। एकदम मजे में तुम्हें समझ आ गया? जल्दी से बता देना। एक और होमवर्क दिया था कि अगर मेरे पास 2 चार्ज है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, मैंने ये बताया था। मान लो 2 चार्ज है, एक -4Q है और एक Q है, एक Q और एक -4Q। इसका कैसे होगा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का? तो मैंने हमेशा बताया हुआ है न्यूट्रल पॉइंट सर्च करो, चार्ज के बगल में बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। ये क्यू चार्ज यहां पे बोलेगा चल भाग जा। भाग जा का मतलब ये वाला डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ फील्ड होगा सर। ओके, ये चार्ज बोलेगा इधर चल भाग जा। इधर भाग जा का मतलब नीचे की तरफ फील्ड होगा, इधर होगा फील्ड। और चार्ज के
पास ही फील्ड एकदम से नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इन्फिनिटिव को अप्रोच करवा रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ध्यान से, ये चार्ज इधर बोलेगा चल आजा मेरे पास, क्योंकि निगेटिव है, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो फील्ड यहां पे इन्फिनिटिव की तरफ होगा। और ये चार्ज इधर बोलेगा चल आजा मेरे पास, इधर है मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव होगा मतलब इधर की तरफ फील्ड। चलो इतना बात समझ में आ गया, सब जगह का फील्ड निकाल लिया, चार्ज के आसपास का फील्ड। अब न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट देखो कहां पे होगा, ये बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इस रीजन में ये बोलेगा चल भाग जा, और ये बोलेगा चल आजा मेरे पास, ये बोलेगा चल आजा मेरे पास, ये बोलेगा चल भाग जा। इस रीजन में नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है मतलब पॉजिटिव है, मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर होगा, पॉजिटिव ई डायरेक्शन में होगा। ये पॉजिटिव ई का डायरेक्शन है, ये नेगेटिव ई का डायरेक्शन है। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर, इधर कहीं भी नहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं है सर। तो देखो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो सबसे कम वहां होता है जहां बराबर वाला फील होता है, तो इधर की तरफ बराबर होगा, इससे कम दूरी पे, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बने। आया मजा? ये कभी टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा इसको, ये बढ़ता चला जाएगा, देख ये बढ़ता चला जाएगा, इधर कभी कट या टच नहीं। इन सिमिलर फैशन यहां पे भी कभी टच या कट नहीं करेगा इसको, एकदम इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है यहां पे। मजेदार सर, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिला। अब ये -4q के बगल में देखते हैं, इसके जस्ट बगल में ये बोलेगा चल आ जा मेरे पास, ये बोलेगा चल भाग जा, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो इन्फ्लुएंस यही कर पाएगा, यानी कि नेट चार्ज इधर, नेट फील्ड इधर की तरफ ही होगा, और जब इन्फिनिटिव तक चले जाओगे तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो यहां पे जो फील्ड होगा उसका हालत कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि होगा नीचे की तरफ ही, क्योंकि यही फील्ड डोमिनेट करेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बोलो मजा आता जा रहा है? अब इधर की तरफ देखो, ये बोलेगा चल भाग जा, और ये बोलेगा चल आजा मेरे पास। यहां पे कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट की संभावनाएं जागृत हो रही हैं। बोलो कैसे सर? क्योंकि ये चार्ज जो है वो कम मैग्नीट्यूड का है, इससे दूरी कम है, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इससे दूरी भी ज्यादा है, यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटी है, इवन मैंने तुम्हें बताया भी था निकाल के, कि हमेशा ये जो हायर मैग्नीट्यूड होता है और लोअर मैग्नीट्यूड होता है, लोअर मैग्नीट्यूड के बगल में न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का चांस बनता है। और वो देखो कैसे, ये बोलेगा चल भाग जा, और वो बोलेगा चल आ जा। अब देखो ये बोलेगा kq/x², लेकिन ये बोलेगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा है, तो ये दोनों बराबर होने की पॉसिबिलिटी है। इसके चलते इस पॉइंट पे जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सोचो, यहां से कोई फील्ड जन्म लिया है, देखो ध्यान से, ये वाला चीज यहां से इन्फिनिटिव पे है, यहां से ये गया, और यहां पे ये जो पॉइंट है इसको ये क्रॉस करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये लाइन जीरो फील्ड वाला है, और जीरो फील्ड की पॉसिबिलिटी है इसमें, तो ये यहां से जाएगा 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 जाएगा, इसे क्रॉस करेगा। आया मजा तुम्हें? हाँ सर। अब जब इसके चलते बहुत दूर हो जाएगा, इन्फिनिटिव पे हो जाएगा, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। जब बहुत दूर हो जाएगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन क्या दोबारा से न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? नहीं सर, ये सिंगल न्यूट्रल पॉइंट, तो ये दोबारा से न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये इस तरीके से ये जीरो होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा, ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नीचे? क्योंकि दो बार न्यूट्रल पॉइंट थोड़ी है मेरे दोस्त। आया मजा? जबरदस्त। अब क्लियर हुआ कि कैसे ये क्रॉस किया? क्योंकि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के चलते जो है वो 0 है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्रॉस किया और इन्फिनिटिव पे फिर से 0 को अप्रोच किया। क्या ये ग्राफ पूरा अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया? मजा आ गया तो फटाफट से मुझे बता देना सर जबरदस्त समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे बेटा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे। सपोज करो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना होगा सेपरेशन कांस्टेंट, और ये जो है ये हमारा है डायपोल। अब बहुत तरीके से डायपोल को प्लेस करेंगे। पहला ऐसा हमने कर दिया, चलो ठीक है मेरे दोस्त, डायपोल को ऐसे रखा, फिर से प्लेस करेंगे डायपोल को, टेंशन मत लो। अब देखो ध्यान से, अगर डायपोल को ऐसे प्लेस किया तो एक क्यू चार्ज यहां पे रहेगा माइनस वाला, एक प्लस वाला क्यू चार्ज यहां रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगा। इसका सेंटर ये है, टोटल डिस्टेंस 2a है मान लो, है ना? हाँ सर, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a है। अब देखो ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर की तरफ लगेगा Q इंटू ई, निगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड इधर लगेगा Q इंटू ई। ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये दोनों फोर्स पास भी ओरिजिन से कर रहा है तो कोई टॉर्क भी पैदा नहीं करेगा। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी हम डायपोल को रखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डायपोल है, अगर कोई डायपोल को रखें तो ये फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसके ऊपर एफ नेट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और टॉ नेट जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम डायपोल को रखे तो इसके ऊपर फोर्स 0 और टॉर्क 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा एंगल पे रख दिया, देखना ध्यान से, ऐसे करके कोई इसका जो भी डायपोल एक्सिस होगा उससे थोड़ा सा क्या किया, एंगल दे दिया, टर्न कर दिया। मान लो ये डायपोल एक्सिस था इसका, ओके, बहुत बढ़िया, मिडिल पॉइंट पे लाओ, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, हाँ सर, तो ये इसको मैंने थीटा एंगल पे टर्न करा दिया। ओके सर, क्या किया, इसको मैंने थीटा एंगल पे टर्न करा दिया, देखो थीटा एंगल पे टर्न करा। तो ये जो चार्ज है इसको थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा, इसको बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, इधर बढ़ सकता है क्या, मेरे पास है, ऐसे बढ़ा दिया थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने के लिए। तो यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू, हाँ, और यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, हाँ, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या बना रहा है, डायपोल। ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई, और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई। हाँ सर, बहुत मजा आया। अब देखना ध्यान, ये जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अगर इसको थीटा से घुमाया तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, तो इस ए का ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। इस ए का ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। कलर चेंज करके लिख रहा हूं जान के। ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, दिख रहा है तुम्हें? ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। इस बार भी नेट फोर्स 0 है मेरे दोस्त। फोर्स नेट कितना है बताओ मुझे, एफ नेट कितना है, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कैंसिल आउट कर। लेकिन टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। इस बार आर ये है, एफ ये है, तो आर क्रॉस एफ डायरेक्शन। टॉर्क क्या होता है जल्दी बताओ, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर यहां पे ये है, हाँ सर, इसका जो डायरेक्शन है वो है आर ये, एफ ये, अंदर की तरफ आया। अब इसके लिए निकालो, इसके लिए आर नीचे है, एफ इधर है, कैसे करोगे, आर फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, पाम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, एफ, ये भी अंदर की तरफ, यानी कि दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन अंदर आया है। फिर से करके देखो, आर अभी ये है, ये ए आर की तरफ बिहेव कर रहा है, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस आर और एफ अंदर, इसका आर हमेशा यहां से लोगे ओरिजिन से, आर क्रॉस एफ अंदर, क्योंकि इसका टॉर्क भी अंदर और इसका भी टॉर्क अंदर, यानी कि ये
कर क्या रहा है, इस डायपोल को जब मैंने इधर की तरफ घुमाया तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरीके का जानते हो कैसा टॉर्क है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। ये जो टॉर्क यहां पे डेवलप हो रहा है, ये टॉर्क कैसा है बताओ मुझे। ये टॉर्क रीस्टोरिंग इन नेचर है। दोबारा से ये इसके पोजीशन को बोल रहा है तुम अपने पोजीशन को रीस्टोर करो, तुम अपने पोजीशन को रीस्टोर करो। तुमको यहां से इधर घुमाया गया है, अब तुम इधर जाओ। जब भी ऐसे कभी होता है कि तुम किसी चीज को इधर करो और वो इधर आए, जब भी कभी ऐसे होता है, इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, उसके अगेंस्ट है ये टॉर्क। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो टॉर्क जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। जैसे फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये मेरा फोन है, फोर्स लगाया मैंने तो इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन पैदा हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसको घुमा, ऐसे टॉर्क लगाऊं तो क्या होगा, टॉर्क लगाऊं तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन पैदा होगा। बोलो हाँ है ना। तो टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है और फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है। जब भी कभी ऐसा हो कि टॉर्क पैदा हो इसके अंदर, तो टॉर्क आई अल्फा पैदा करता है। और जब ये रीस्टोरिंग इन नेचर है, तब जो ये अल्फा है, अल्फा, ये अल्फा वो थीटा के अपोजिट लगता है। ये सब कॉन्सेप्ट है एसएचएम का। अगर तुमको इसमें जरा सा भी दिक्कत हुआ, वेट करना एसएचएम का। तो जब भी कभी ऐसा हो कि तुमने फोर्स इधर लगाया और ये बोल रहा है चल इधर भैया, क्योंकि टॉर्क इधर की तरफ आया, हाँ सर देखो खींच के, खींचोगे तो ये इधर आएगा, का रोटेशनल इफेक्ट इधर की तरफ है। कभी ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, रोटेशनल इफेक्ट इसका किधर है, इधर की तरफ, जबकि मैंने किधर किया, इधर। यानी कि ये रीस्टोरिंग इन नेचर है। जब भी ये कभी ऐसा होता है रीस्टोरिंग, तो ये जो अल्फा होता है वो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं सर हम, एंगुलर एसएचएम के कॉन्सेप्ट से। जब भी ऐसे कभी रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो तो हम उसे माइनस ऑफ आई अल्फा करते हैं, जब भी कभी रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो। तो यहां पे जो ये टॉर्क डेवलप हो रहा है वो एक्चुअल में कैसा है, रीस्टोरिंग इन नेचर है। कितना है वो टॉर्क, उसका कैलकुलेट करते हैं अभी अपन, और इसको माइनस आई अल्फा के बराबर करेंगे। ठीक है बेटा, अब इधर देखो, अब ये टॉर्क कितना होगा पहले ये कैलकुलेट करते हैं सर। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। जब हमें पता चल गया है कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसीलिए τ1 प्लस τ2 कर दिया। ठीक, स्केलर टर्म में, तो नेट टॉर्क स्केलर टर्म में निकाल रहा हूं अभी मैं। अब तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। क्लियर हुआ, क्योंकि ये देखो ये आर है और ये एफ है, इनके बीच का एंगल भी देखो थीटा ही है, ये और ये, यहां भी आर और एफ के बीच का एंगल थीटा ही है। तो हो जाएगा ए क्यू ई साइन थीटा, उसको ऐसे लिखो क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ, टॉर्क को हम लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ये आर परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा और एफ है क्यू। क्लियर हुआ, क्या लिखोगे, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, और यहां पे भी क्या लिखोगे, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। अब देखो मजा आ जाएगा। ये जो डाइपोल है इनका दूरी कितना है 2a, ये q, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है q इंटू 2a के बराबर है। तो यहां पे देखो इसको, तो ये सेम चीज दो बार है, तो मैं इसको लिखूं 2a और लिखो q, हाँ सर लिखो बिल्कुल, इंटू ई साइन थीटा, हाँ सर बिल्कुल लिखो। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बस यही लिखा हूं मैं, क्यू ई ए साइन थीटा ही है, देखो क्यू ई ए साइन थीटा और दो बार। अब लेकिन ये चीज क्या निकल के आ गया, P, तो इसको हम लिखते हैं P ई साइन थीटा, और अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मैं लिखता हूं P क्रॉस E। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म कितना होता है, P क्रॉस E। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देखो, और ये जो चीज निकाला है मैंने नेट टॉर्क P साइन थीटा, इसका मैं यूज करूंगा अभी तुरंत पीछे। अब देखना ध्यान से, जान के इसको इक्वेशन 1 1। अब अगर कोई तुमसे पूछता है मैक्सिमम टॉर्क कितना पैदा होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा।
बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब कोई पूछता है मिनिमम टॉर्क कितना पता होगा, तो वो 0 होगा, टॉर्क ही ना हो। तो इस केस में फोर्स तो 0 होता है, बट टॉर्क जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो होता है पीई साइन थीटा के बराबर, और ये हमने यहां पे डिराइव किया। तो अगर कोई दुनिया वाला पूछता है तुमसे टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगा पीई। और ऐसा नहीं है कि टॉर्क का मिनिमम वैल्यू माइनस पीई होगा। क्यों सर? क्योंकि ये माइनस पी डायरेक्शन उल्टा कर देगा, लेकिन टॉर्क तो लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अगर कोई टॉर्क नहीं है तभी वो बिल्कुल नहीं है टॉर्क। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वाइज वैल्यू वाइज पूछे तो तुम माइनस पी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आया? तो मैक्सिमम टॉर्क कितने देर पे आया? जब थीटा 90 डिग्री पे है। ध्यान रखेंगे ये वाला चीज। अब मिनिमम टॉर्क नहीं वर्ड यूज करो, लिखो जीरो टॉर्क। क्या लिखोगे? जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क कब होगा ये बताओ? जब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। और ये निगेटिव टॉर्क का मतलब हुआ अभी इधर घुमा रहा है और उधर घुमाने लगेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मैग्नीट्यूड वाइज बताओ टॉर्क का मिनिमम वैल्यू, तब माइनस पी होगा। सिंपल सा बात है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर टॉर्क का मिनिमम कोई पूछता है तो माइनस पी बोल देना तुम। अगर टॉर्क का मिनिमम वैल्यू कोई पूछता है मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या लिखोगे? माइनस पी। कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा? 180 डिग्री। कब होगा ये? 180 डिग्री। सॉरी, साइन 180 डिग्री तो 0 हो जाएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है ये देखो, तो ये हो जाएगा 90 या 180, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस थीटा में, मतलब अपोजिट में जाएगा तो दोनों के बीच में। समझ गए ना तुम लोग? तो ये -1 कब देता है साइन? यहां पे देखो, ये वाला पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ये कौन सा पॉइंट होता है? 3π/2 होता है। ठीक है, बिल्कुल 270 डिग्री पे होगा ये वाला चीज। क्लियर हो रहा है भाई? तो थीटा कितना होगा? पहला थीटा 270 डिग्री पे होगा, तब ऐसा हो जाएगा कि -1 पैदा कर दे, या फिर -90 डिग्री हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होगा। ये सब चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चन आ सकता है भैया, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। तो सर हमने टॉर्क निकाला R क्रॉस F, फिर R परपेंडिकुलर इंटू F से आपने बता दिया कि टॉर्क जो होता है वो P साइन थीटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और टॉर्क P क्रॉस E होता है। चलिए बहुत बढ़िया। मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का मिनिमम वैल्यू के लिए -P होना चाहिए, वो 270 डिग्री पे हो जाएगा। और जीरो टॉर्क तो 0 डिग्री पे होगा या 180 डिग्री पे होगा, मतलब अपोजिट भी हो तो भी। देखिए साइन 180 होता है कितना? जल्दी से बताओ। 0। चलिए सर यहां पे मजा आ। अब इसका यूज मैं कर रहा हूं अभी, जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इसके ऊपर एक ऑसिलेशन होता है। जब डायपोल को हम रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब इसके ऊपर क्या होता है? जल्दी से बताओ। ऑसिलेशन होता है। इसके ऊपर क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑसिलेशन। तो ये जो मैंने डायपोल बनाया है अभी, यहां पे देखना बच्चों, ध्यान पूर्वक देखना। ये जो मैंने अभी डायपोल बनाया तो ये क्या कर रहा है? ये इस जगह पे ध्यान से देखना। ये जो डायपोल मैंने बनाया है, ये डायपोल के ऊपर जो ये फोर्सेस लगे हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये वाला फोर्स, ध्यान से देखना बेटा। ये वाला फोर्स QE और ये -QE वाला। इसके चक्कर में क्या हुआ? ये जो टॉर्क लगा है, ये जो टॉर्क लगा है, कितना लगा है? PE साइन थीटा। ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क यहां पे डेवलप हो गया, क्योंकि मैंने घुमाया इधर, ये इधर आ रहा है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भैया तू दोबारा से अपने पोजीशन पे पहुंच। तो क्योंकि ये टॉर्क रीस्टोरिंग इन नेचर है, इसीलिए मैं इसे -I के बराबर करूंगा, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क को -I से हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से दोबारा। अगर ये एंगल बहुत छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, जब बहुत छोटा थीटा होता है तो साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा होता है। ये आया हुआ है 2024 में, देख लो इधर। तो क्या करेगा देखो, मजा दिलाता हूं अब तुम्हें। ये जो टॉर्क है पी साइन थीटा, ये हो जाएगा पीई इंटू थीटा। अब ये अल्फा जो होगा हो जाएगा -PE/I इंटू थीटा। अब ये वही चीज हो गया जो हम पढ़ रहे थे। देखो, जब भी अल्फा माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल हो, जब भी अल्फा प्रोपोर्शनल हो माइनस थीटा के, तो ये एंगुलर SHM को बताता है।
अच्छा, ये 11th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। तो यहां पे देखो ये जो अल्फा है वो माइनस ऑफ थीटा के तो प्रोपोर्शनल आ गया सर। हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है माइनस ऑफ थीटा। तो यस, दिस डाइपोल in uniform electric field at some angle performs angular SHM for a small angle. तो it will perform angular SHM, तुम खुल के बोलो, it will perform angular SHM, perform angular SHM। ये बात तुम्हें समझ आ गया तो जल्दी से आग और दिलवा दो। तो मैंने तुम्हें बताया है कि एक डाइपोल को जब तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ द डाइपोल। क्या पढ़ाया मैंने, ऑसिलेशन होता है। और स्मॉल एंगल के लिए ऑसिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एसएचएम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑसिलेशन ऑब्लिक एसएचएम ऑफ डाइपोल। अरे वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, तो ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, इट विल परफॉर्म एसएचएम। तो क्या हो जाएगा, ये चीज को अब तुम इक्वेट करोगे इससे, तो माइनस खत्म थीटा खत्म, तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ये चीज एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर है जो पी बाय आई के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर पी बाय आई। अब ये ओमेगा हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ मुझे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये कोई भी एसएचएम में टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। तुमसे पूछता है एंगुलर एसएचएम कर रहा है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर पी बाई, जहां पे पी क्या है, डायपोल मोमेंट, Q इंटू ई वाला चीज है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये आई क्या है मेरे दोस्त, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, रोटेशन में जो पढ़ते हैं वो है। क्लियर हुआ, ये क्या है, जल्दी से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है मेरे दोस्त, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। बोलो मजा आया। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो हो जाएगा 2 पाई, और ये नीचे आएगा तो ये आई ऊपर चला जाएगा, तो आई बाय पी। एकदम याद रखना, इस पे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं तो सीधा थ्योरी भी आ सकता है। क्या है मेरे दोस्त, पक्का समझ में आ रहा है सब। अब ये एसएचएम अभी एंगल वाला बताया मैंने तो ये एंगुलर एसएचएम है। ऐसे ही लीनियर एसएचएम भी होता है। जैसे लीनियर एसएचएम देखो दो जगह होता है, बताता हूं तुम्हें, एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो जैसे कि मान लो कि एक कोई भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और इसमें मैंने क्या किया जानते हो, कैविटी बना दिया इसमें, ऐसे कैविटी। कैविटी जानते हो क्या होता है, इसको काट दिया यहां से, थोड़ा सा एकदम ग्रूव बना दिया, एकदम पतला सा ग्रूव, कैविटी क्रिएट कर दिया। कहां पे, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इधर देखो कैविटी क्रिएट कर दिया। और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, यहां नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो एवरीवेयर चार्ज है, चार्ज एवरीवेयर है, बट बस उस कैविटी में चार्ज नहीं होगा। हाँ सर, खाली कर दिया उस जगह को। ओके, बहुत मजेदार सर। अब अगर मैं बोलूं तुम्हें कि यहां पे मैंने एक कोई निगेटिव चार्ज को लाया, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने तुम्हें, कोई एक निगेटिव चार्ज लाया, इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस कुछ मान लो, जो भी मानना चाहो, आर मान लो, कैपिटल आर। टोटल चार्ज कितना दिया सर, क्यों मान लो, देखते जा रहे हो। अब यहां से देखना ध्यान से, इसके सामने ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक माइनस क्यू चार्ज को मैंने थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस एक्स डिस्प्लेस किया। ये एक्स दिख रहा है लिखा हुआ तुम्हें, एक्स लिखा है मैंने, और यहां पे एक चार्ज माइनस क्यू लिखा है। क्या ये माइनस क्यू और एक्स दोनों दिख रहा है तुम लोगों को, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी कम है इस दोनों का, तो चेंज करता हूं मैं, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। ओके चलो, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर से लिखता हूँ, तो व्हाइट 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 व्हाइट, ये चलेगा। चलो, यहाँ पे एक चार्ज था माइनस क्यू, इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्स डिस्टेंस मैंने हटा, मतलब एक्स स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से मैंने डिस्प्लेस किया। अब क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है, यस सर। यहाँ पे कुछ चार्जेस को खाली करता हूँ तब क्लियर दिखने। ओके सर, हाँ
अब शायद तुमको क्लियर। हाँ सर, ये माइनस क्यू चार्ज को हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। प्रूफ करो कि ये एसएचएम करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा एसएचएम, और इसका टाइम पीरियड बताओ। ये क्वेश्चन है, देख रहे हो मजा आ रहा है अब तुम्हें? अच्छा यहां पे भी एसएचएम होता है क्या? हाँ भैया हाँ। तो देखो 1 सेकंड में मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूं अगर तुम थोड़ा साथ दिए। मैंने इसको मिला दिया, मान लो कि मैंने बोला ये यहां से जो एक्स डिस्टेंस कवर किया उससे थीटा एंगल बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज है यहां पे, और इस नॉन कंडक्टिंग के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या तुम बता पाओगे? इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, होगा या नहीं होगा बताओ? कल ही सिखाया था कि अगर मैं यहां पे एक स्फेरिकल रीजन बना दूं, एक स्फेयर बनाऊं यहां से पास होता हुआ, देखना ध्यान से, ऐसा एक स्फेयर बना दूं, देखो आएगा, वाह 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 क्या बात हुआ। अगर मैं ये एक स्फेयर बना दूं तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? अगर ये वाला डिस्टेंस कुछ मान लो, लेट इट बी आर, आर मान लो, छोटा वाला रेडियस को जहां पे मैंने ये बनाया है, ये मान लो आर है, स्मॉल आर है, तो बताओ तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरे दोस्त? सर कल आपने सिखाया था, एक बच्चा ने कमेंट करके बोला भी था कि सर क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने गलत लिखा था, के क्यू आर भी लिखो, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ये सिखाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनों को याद था कमेंट करके बताना। के क्यू आर बाय आर क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेंटर से ये जितनी दूरी पे होगा वो यहां पे होता है, और पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है उसका रेडियस नीचे होता है आर क्यूब में मेरे। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये वाला, ये जो है वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, वो के क्यू आर बाय आर क्यूब होता है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट। मजा आया? अब ये निगेटिव चार्ज को मैं यहां से यहां लाया था ना दोस्त, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या तुम्हें? यानी कि अगर मैं इस पेज को कॉपी कर दूं और सारा का सारा चीज को हटा दूं, एक खिचड़ी जैसा जो लग रहा है उसको, खिचड़ी को हटाया मैंने। जरा ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, ऑल्दो सब कुछ वैसा ही था लेकिन थोड़ा खिचड़ी कम करना था मुझे। तो क्या हुआ सर, इस निगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, और आपने अभी बताया ये वाला एंगल है थीटा, तो ये जो फोर्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जबकि मैंने इस चार्ज को इधर किया था और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है। क्या फील आ रहा है तुम्हें? समझते जा रहे हो? बोलो हाँ है ना, पक्का? तो अब देखना, थीटा मानना मेरे बस में है, मेरे हाथ में है, किसी को भी मान सकता हूं, जहां आसान होगा वहां मान लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r है, अभी ये इंपॉर्टेंट बात था मेरे लिए। और ये कितना है? x है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का इधर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है इसमें, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो f का एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos थीटा, एक इधर आएगा f sin थीटा, जो कि धक्का देके इस ग्रूव के इस पार्ट में इस चार्ज को सटा देगा, और इसका मास m है अगर, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल पैदा हो जाएगा, वो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इधर उधर मोशन नहीं होगा। और ये ग्रूव जो बना रखे हो, ग्रूव क्या होता है? ऐसे ऐसे खाली सा जगह, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर इतना सा मटेरियल निकाल दो, वो ग्रूव बन गया। तो ये जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है कितना है बताओ मुझे? F cos theta. This F cos theta is the restoring force in this case. जब रीस्टोरिंग टॉर्क होता है तो वो माइनस आई अल्फा होता है, और जब रीस्टोरिंग फोर्स होता है तो वो माइनस एम ए के बराबर होता है। ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट है। और जब रीस्टोरिंग टॉर्क होता है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाए, तो ये लीनियर एसएचएम करता है। क्या करता है? लीनियर एसएचएम।
और इस केस में माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये सब कहां पढ़ेंगे सर? एसएचएम नाम की जगह। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब होता है। मजा दिला रहा हूं तुम्हें या नहीं? आधे लोग बोल रहे हैं अरे यार मुश्किल है, अरे खाक मुश्किल है। कितना बढ़िया है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लाया, फोर्स हम खींच कर रहे थे और जैसे ही छोड़ेंगे इस फोर्स का कंपोनेंट से दोबारा अपने पोजीशन पे लाएगा। यहां से यहां तक जब आएगा तब तक ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर इधर आएगा, जैसे ही इधर आएगा फिर से फोर्स इधर लगेगा, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर लाएगा, फिर से इधर आएगा और फिर से ये जब यहां आएगा तो कुछ एक्सेलरेशन गेन करके वेलोसिटी गेन करेगा, फिर से इधर जाएगा तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन फोर्स के चक्कर में ये दोबारा से अपने वेलोसिटी को कम करके आ जाएगा। फिर ये मोशन हमेशा चलता ही रहेगा इस तरीके से और ये स्मॉल एक्स के लिए एसएचएम करने लगे, जो कि अभी प्रूफ करेंगे कि ये आएगा। अरे वाह सर, एफ का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू ई। ये सारा चीज है, इसमें Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह के क्यू क्यू इंटू एक्स बाय आर क्यूब। सॉरी यहां एक्स लिखूंगा क्या मैं? नहीं सर, यहां पे तो आर लिखोगे आप। क्या लिखोगे? आर लिखोगे। और cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में? देखो cos थीटा ये ट्रायंगल में यह बी, यह एच, एक्स बाय आर। मजा आया तुम्हें? मुझे जबरदस्त मजा आया खुपाच खुपाच करने में। ये ग्रूव के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, कहीं भी ग्रुप बनाओ ना ये एसएचएम करता है, इसीलिए आर कैंसिल आउट हो गया। यानी कि मैंने कहां पे लिया है ये पॉइंट, ये आर से इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन। अगर मैं यहां पे ग्रुप बना दूं तो भी एसएचएम करेगा, यहां पे बना दूं तो भी करेगा, यहां पे बना दूं तो भी करेगा, यहां पे बना दूं तो भी करेगा, और सब जगह एसएचएम का टाइम पीरियड भी सेम। तो एवरीवेयर एसएचएम करेगा। अगर मान लो ये एक कोई भी कंडक्टिंग है और इसके ऊपर ग्रूव मान लो कहीं भी बना दो, कहीं भी यहां पे बना देंगे तो अरे भैया कहीं पे भी बना दो ये एसएचएम करेगा, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बना दे तो सेंटर से पास करता हुआ बना दे तो थोड़ा सा दूर रख लो, ये देखो, हाँ सर यहां पे देखो, यहां पे भी सेंटर से पास करता हुआ बना दे तो भी करेगा, तो भी करेगा एसएचएम। क्योंकि जैसे ही इधर खिसकाओगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा और जब इधर करोगे तो ये इधर लगेगा, तो ये सेंटर के अबाउट ऐसे चमकेगा। मजा आ रहा है क्या तुम्हें? पक्का? तो नेगेटिव चार्ज किसी भी जगह पे ग्रुप बना दो एसएचएम करेगा, तो करेगा भैया करेगा। अच्छा तो यहां पे ये देखो, इसको जब तुम करोगे माइनस ऑफ एम ए के बराबर तो ये ए को देखो, अब तुम ये ए जो है वो क्या हुआ, ये माइनस इधर फेंको और यहां क्या है के क्यू क्यू बाय, ये एम नीचे आ गया तो हो जाएगा आर क्यूब एम, और ये वाला एक्स बचा हुआ है। देखो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है मेरे भाई। ये क्यू चार्ज दे दिया क्वेश्चन वालों ने, कैपिटल क्यू क्वेश्चन वालों ने दिया, के का वैल्यू 1/4 एम मास ऑफ द चार्ज दिया हुआ है, आर टोटल स्फीयर का रेडियस है, सब दिया हुआ है। तो देखो कितना मजेदार चीज फिर से निकल के आया, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इट विल परफॉर्म एसएचएम। सिंपल एसएचएम अगर मैं लिख देता हूं तो उसका मतलब क्या है, इट विल परफॉर्म एसएचएम, तो वो हो जाएगा लीनियर एसएचएम मेरे। कितना मजा आया। और इसका टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो बताया, तो एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिप्लेस, माइनस खत्म एक्स खत्म, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये, तो इसको अगर इक्वेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर क्यूब, और स्क्वायर उड़ाओगे तो यहां से अंडर हो जाएगा। बोलो मस्ती में खेल चल रहा है। तो टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू उठा के यहां से यहां हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा नीचे है यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर आर क्यूब एम और डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू, वेयर के का वैल्यू याद रखना, इस के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। कितना जबरदस्त खेल खेल लिया तुमने। एसएचएम यहां पे भी देख लिया, कहीं पे भी करता है एसएचएम, यहां पे भी देखा तुमने कैसे एसएचएम करता है, डायपोल कैसे एसएचएम करता है। अब डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है। ओके दोस्त, वैसे ये एसएचएम बहुत जगह करता है। जैसे मान लो एक और एसएचएम का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, जैसे कोई लाइन है मान लो ऐसे,
और यहां पे दो चार्जेस हैं, यहां पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है। इसके सेंटर पे मान लो ये दूरी टोटल है ए और ए, 2a मान लो, हाँ ठीक है। यहां पे कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को अगर स्मॉल डिस्टेंस x इधर या इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी SHM परफॉर्म करता है। SHM परफॉर्म करता है फॉर स्मॉल x, समझते जा रहे हो? अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और बीच में कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जरूरी नहीं है इसी के बराबर, एनी क्यू डैश मान लो, क्यू नॉट मान लो, इसको अगर ये स्मॉल x से डिस्प्लेस किया, स्मॉल x से क्या किया, डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्सिस, तो ये भी क्या करता है, SHM परफॉर्म करता है। पॉजिटिव चार्ज ट्राई मारना जरूरत नहीं होता है नीट में, लेकिन देख लेना कि हाँ सर ने बताया है पॉजिटिव चार्ज क्यों करेगा SHM, जरा सोच के देखो। जैसे ही तुम मान लो यहां पे तो फोटो में इधर बना दिया, जान के इधर देता हूं, अगर मान लो इधर दे दिया, मान लो क्यू नॉट चार्ज, इस चार्ज से ये दूरी कम हो जाएगा, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये फोर्स ज्यादा होगा, F2 बड़ा हो जाएगा, और इससे ये दूरी बढ़ जाएगा तो ये फोर्स कम हो जाएगा। इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आने लगेगा, F नेट, किधर, जिधर से तुम लाए उसके उल्टे डायरेक्शन में। तुमने अगर इस चार्ज को यहां से इधर की तरफ खींचा है x, इधर की तरफ लाया है x, तो फोर्स लग रहा है देखो इधर की तरफ। इसको जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को इधर रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मारेगा, क्योंकि इसका दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, और ये क्यू चार्ज भी धक्का मारेगा बट ये कम होगा। हमने खींचा इधर, भेज रहा है इधर, रीस्टोरिंग नेचर है। सिमिलरली अगर इधर करोगे तो इसका जो फोर्स होगा इधर वाला वो ज्यादा होगा, तो हमने इसको डिस्प्लेस किया इधर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, तो ये प्लस क्यू भी SHM करेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल के माइनस ऑफ MA करेंगे, आंसर निकलता है x। ध्यान रखना है कि ये स्मॉल होता है। तो एक और SHM करता है, ये भी देखो, ये और SHM करता है, जानते हो कहां पे, y एक्सिस पे भी SHM करता है। अच्छा मान लो अगर दो चार्ज हमने ले लिया, मान लो ये y एक्सिस है, यहां पे मान लो एक q चार्ज है और एक यहां पे मान लो q। अब x एक्सिस पे निगेटिव चार्ज SHM नहीं करेगा, जरा सोच के देखना। निगेटिव चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा भी किया तो ये डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि दूरी कम है, ये बोलेगा चल आ जा, ये बोलेगा चल भाग जा, ये भी बोलेगा चल आ जा, लेकिन ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो ये खींचता हुआ इधर ही आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज x एक्सिस पे नहीं कर सकता SHM, पॉजिटिव चार्ज ही करे। ऐसे ही y एक्सिस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा SHM, क्योंकि पॉजिटिव का फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव का फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर लगेगा, ये इधर को भाग जाएगा, नहीं करेगा SHM। पॉजिटिव चार्ज विल नॉट परफॉर्म SHM। निगेटिव चार्ज अगर तुम लेते हो यहां पे तो वो स्मॉल x के लिए फिर से SHM। देखो कैसे, ये वाला फोर्स जो है, ये वाला इसको बोलेगा चला जा मेरे पास, और ये वाला भी बोलेगा चला जा मेरे पास। इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो नेट नीचे की तरफ आएगा, ये दोनों इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जब ये यहां तक आएगा तब तक वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो थोड़ा और नीचे आएगा। नीचे आने के टाइम पे ये बोलेगा चला जा मेरे पास, ये बोलेगा चला जा मेरे पास। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है मेरे दोस्त, तो भी अट्रैक्शन होगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इधर बचेगा, फिर से ये रीस्टोरिंग होगा। मतलब ये इस तरीके से आता जाएगा, और माइनस क्यू विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल x। इस डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज y एक्सिस पे SHM परफॉर्म करेगा, y एक्सिस पे, ध्यान रखना। और x एक्सिस पे कौन करेगा बताओ मुझे? x एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज विल परफॉर्म SHM। यहां पे लिख ही देता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज विल परफॉर्म SHM, पॉजिटिव चार्ज विल परफॉर्म। तो यहां पे लिखो परफॉर्म विल चार्ज पॉजिटिव Q नॉट, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज विल परफॉर्म SHM along x एक्सिस। मस्त मजा आया तुम लोगों को ये सब सीख के। एक और SHM करता है
सर ये क्या है, यही तो है, तुम जानते कहां हूं मैं जब लेवल अप करना शुरू करता हूं तो। अब देखो एसएचएम एक और परफॉर्म करेगा, ये रिंग, रिंग के ऊपर अगर तुम चार्ज रख दो ना, ये भी एसएचएम परफॉर्म करता है। अगर रिंग के ऊपर प्लस चार्ज रख दो खूब सारा, देख रहे हो, ऐसे थोड़ी मैं गारंटी देता हूं कि 180 में 180 आएगा, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा बेटा। ये रेडियस है मान लो, ये क्यू चार्ज है, अगर सेंटर से कोई स्मॉल एक्स पे कोई एक निगेटिव चार्ज को लाया माइनस क्यू को, एम मास का, ये भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। कैसे? क्योंकि इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बता तो, याद है या नहीं, निपट गए? के क्यू, ये जो दूरी है x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, याद है या भूल गए भैया? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब मैंने बोला x इज वेरी स्मॉल, हमेशा याद रखना ये स्मॉल एंगल के लिए ही एसएचएम होता है। x छोटा है तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं कर सकते निग्लेक्ट तुम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला ही नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐड थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नेग्लेक्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रूपरेखा क्या हो गया बताओ मुझे? ये हो गया के क्यू एक्स बाय ये आर स्क्वायर और 3/2, ये खत्म हो गया, बचा आर क्यू। तो इसके ऊपर क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो मैं खींच के इधर लाया, तो निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई, और यही फोर्स माइनस ऑफ ma दे देगा, रीएस्टोरिंग है इसीलिए। तो फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई कितना है? के क्यू एक्स बाय, नीचे लिखो आर क्यूब, ये क्या होगा? माइनस ऑफ ma, a यहां लिखो, माइनस यहां लिखो, और m यहां लिखो, एक ही लाइन में खत्म कर दिया। लो समझ आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, इट विल परफॉर्म लीनियर एसएचएम। यानी कि अगर सेंटर से कोई निगेटिव चार्ज को यहां पे रखा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वेलोसिटी गेन करेगा, फिर इधर आएगा, फिर अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे, इट विल परफॉर्म एसएचएम। व्हाट इज द टाइम पीरियड? देखो टाइम पीरियड होगा 2π/ω, जहां पे ये वाला चीज जो है यही इंडिकेट कर रहा है तुम्हें ओमेगा को। तो ये सारा ओमेगा है मेरे दोस्त। हाँ सर सही बात है। तो ये हो जाएगा 2π, और ओमेगा में ये नीचे ये ऊपर, तो हो जाएगा r³ m डिवाइडेड बाय Q/K/Q। क्वेश्चन प्रैक्टिस धुआंधार करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो ऐसे ऐसे तो भूत भगा देंगे कुछ। ठीक है, देख लिया कैसे एसएचएम को लिया, तो एसएचएम पे ही अभी और 5 केस मेरे पास है, वो करा सकता हूं। अब एक चीज और देखो, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी से खेल रहे थे गेम को, अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं 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 नहीं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूं तुम्हें, क्या? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो ध्यान से, जरा सा गेम कर देते हैं इसमें भी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है अगर डायपोल, ठीक है दोस्त, तो क्या होगा? अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी। तो कुछ इस तरीके का मान लो डायपोल है, इस तरीके का मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें अगर कोई भी डायपोल को रखो, मान लो माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज को, तो हमें पता ही नहीं है कि इस जगह पे और इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो जरूरी नहीं है ऐसा ऐसा ही हो सकता है कि एग्जैक्ट जहां पे निगेटिव चार्ज है ना, इधर की तरफ लो, यहां पे इधर की तरफ फोर्स हो जाए, ये इधर और ये इधर, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा। एफ नेट कितना है? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और टॉर्क पता नहीं यार, इसका टॉर्क तो इसके अबाउट कुछ आ ही जाएगा, तभी टॉर्क इसके अबाउट कुछ आ ही जाएगा, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा केस के अलावा भी केस पॉसिबल है।
कौन सा केस देखना जरा सा, मान लो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बना लिया, और एक नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं कुछ भी हो सकता है ना यार। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे भी हो जाए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे चेंज हो और यहां पे आके फिर से यही हो जाए। हाँ सर नॉन यूनिफॉर्म है तो हो ही सकता है, बोलो। डायरेक्शन भी ऐसा ही हो जाए, इधर की तरफ लगेगा क्या QE और इधर की तरफ लगेगा -QE, यानी कि ये फोर्स भी इससे जीरो से पास आउट हो जाएगा, इससे भी जीरो से ओरिजिन से चला जाएगा। अरे बाप रे, इस बार तो टॉनेट भी जीरो हो जाएगा और एफनेट भी जीरो हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए हम ये दोनों में से कुछ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया कुछ नहीं हो रहा। अरे यार महापाप हो गया, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं तो फंस गया। कोई बात नहीं है, समझ में आया ना। तो हम बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा भैया, इसमें मे और मे नॉट वर्ड यूज करेंगे, मे और मे नॉट बी जीरो, यानी कि टॉर्क एंड फोर्स नेट मे और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो। यानी कि इस बार गारंटी नहीं है मेरे दोस्त कि फोर्स टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा, हम कुछ नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं बता सकते सर। यहां पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो Q इंटू ई डैश मान लो, और बराबर होगा तो जीरो नहीं होगा, वो वाला फोटो आप बना लीजिए। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नहीं निकालते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स होता है क्या? फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स निकालने का तरीका है, ध्यान से देखना, P डेल E बाय डेल R। ये कहां से होता है सर? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, याद रखना है इसको। डिराइव इसका होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे ज्ञान दे दिया। यानी कि अगर किसी डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इसीलिए देखो ये डिफरेंशिएट हो रहा है, तो फोर्स जो होता है डायपोल का वो होता है P डेल E बाय डेल R। इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। चलो मान लो कोई एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, या इसको थोड़ा बढ़िया बना लो ना। सपोज करो कि मेरे पास एक डायपोल है P और P1, और इसके सामने एक्सिस पे एक दूसरा डायपोल है यहां पे P2, और ये दूरी है R। बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा या इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों बराबर होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। इसके ऊपर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन डायपोल P2, ये क्या होगा? अभी क्या सिखाया फॉर्मूला? डायपोल मोमेंट इंटू डेल E बाय डेल R। इसका डायपोल मोमेंट इंटू डेल E ऑफ P1 बाय डेल R। इस P1 के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कल ही सिखाया था, KP1 बाय R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार जीवन में R क्यूब के प्रोपोर्शनल था। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? P2 डेल E का वैल्यू होगा K क्या होता है? 1/4πε कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है, तो ये KP1 को मैं बाहर ही कर देता हूं। हाँ सर, KP1 को बाहर कर दो, और ये 1/r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा r का पावर -3 बाय डेल R। देखो मजा आया? तो ये हो जाएगा KP1 P2, और ये हो जाएगा n xn-1, तो -4 हो गया। देखो पहली बार जीवन में फोर्स जो होता है r का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, और ये फॉर्मूला 2KP1 होता है। तो यहां पे 2 भी लिखो, यहां पे 2 भी लिखो, और यहां पे 2 के बदले 6, तो ये हो जाएगा 6KP1 P2 बाय R का पावर 4। जानते हो मैंने गलती क्यों किया? कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि टाइम हो गया है बच्चों का, लेक्चर भेजना। देखो तो गलती कर रहा था मैं, तो धुआं उड़ाया है हमने। तुम लोग बोलोगे तो एक और बढ़िया चीज बता दूंगा, लेकिन हम नायाब सीरीज में फिजिक्स हमेशा फोड़ते हैं, फोड़ते रहेंगे। और कल से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मेरे दोस्त। कुछ और हो तो और भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।
मस्त मजा आया तो यार सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, तो मुझे बहुत मजा आता है। और खूब सारे शेयर भी करना, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू, लव यू, बाय।